30 और 35 की उम्र के बाद वो कौन सी एक्सरसाइज है जो बहुत सेफ है, कोई भी बिना सोचे कर सकता है? बट अगर सनलाइट नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पड़ेंगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। 2 घंटे घर के बाहर खेलें। उन सारी बीमारियों का कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप हजार अपनी सेहत का ख्याल रख लें फिर भी टाल नहीं सकते। कभी घुटना परेशान करेगा, कभी कमर का दर्द, तो हो सकता है कभी कंधे ही परेशान करने लगें, किसी को उम्र के साथ साथ तो किसी को बचपन में ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिट रहे इंडिया और मेरा नाम है पूजा। आज आपके मन में आपकी हड्डियों से जुड़े, आपकी सेहत से जुड़े जो भी सवाल होंगे उनके जवाब के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा। आप सोचते जाइए कि हड्डियों से जुड़ी कौन सी परेशानियां आपको जीवन के अलग अलग पड़ाव में परेशान कर सकती हैं। उन सब के जवाब आज आपको इस इंटरव्यू में मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या छोटे बच्चों को भी हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है? 5 साल 10 साल के बच्चों को भी बिना किसी वजह के? बिल्कुल हो सकती है। बच्चों 5 साल 10 साल को अगर आप छोड़ दें तो सबसे पहले जो बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा उनको एक पीडियाट्रिशियन आके देखता है हॉस्पिटल्स में, और उसमें एक फुट की डिफॉर्मिटी होती है जिसको CTEV बोलते हैं। वो कॉमनेस्ट कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर उसको टाइम पे डायग्नोज कर लिया जाए और प्रॉपर उसका इलाज किया जाए तो वो विद द एज ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जो भी बीमारियाँ बाय बर्थ होती हैं उन सारी बीमारियों का कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्योंकि बाय बर्थ यानी कि उनके जो जेनेटिक्स या ये कहें कि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आ गई है वो धीरे धीरे एज बाय एज बढ़ती जाती है। तो उनका जो भी इलाज होता है वो कंटिन्यूअस होता है और जब तक वो पूरी तरह से एडल्ट नहीं हो जाते तब तक चलता है फॉर बेस्ट रिकवरी। तो कोई भी कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी में आप ये मत मान के चलिए कि मैं आज डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आज दवा दी और वो परमानेंट ठीक हो गई, या डॉक्टर ने एक सर्जरी की तो दोबारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी कॉन्जेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज़ हैं उन सारी डिफॉर्मिटीज़ का ट्रीटमेंट 18 साल तक चलता है, इसलिए आपको रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। इसको इसलिए बता रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पेशेंट को लगता है कि अभी मैंने किया, 1 साल ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हो गया और फिर 3 साल फिर रिकरेंस के साथ वापस आ गया, तो फिर उसमें आपको परेशानी होती है। तो आपका रेगुलर फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्जेनाइटल बच्चों की डिफॉर्मिटीज़ जो होती हैं उसके लिए ये एक मेन पॉइंट है। जैसे आपने कहा कि ये बाय बर्थ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है, तो क्या बच्चों में इस सॉफ्टवेयर डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कभी कभी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी तरह का रिप्लेसमेंट या कोई चीज़ बदलनी पड़े? बच्चों के लेवल पे रिप्लेसमेंट इज़ बिग नो। बच्चों में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। बच्चों में जो भगवान ने दे के भेजा हुआ है हम उसी में रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर बदलने जैसी कोई चीज़ बच्चों में नहीं होती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15-16 साल के बच्चे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वर्सेस वो बच्चे जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी बोन हेल्थ आने वाले समय में कैसी रहेगी? आप बर्थ से 15 साल पे चले गए। मैं थोड़ा बीच में एक जगह और रुकूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब ग्रो करते हैं, नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसके पैर को आप उठा करके देखें तो वो पैर अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है। मैं टांगों की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से होता है, ऐसे थोड़ा सा। जैसे 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 एज बढ़ती है वो पैर ऐसे सीधा होता है, और जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो फीमेल्स में एकदम बाहर की तरफ चला जाता है और मेल्स में थोड़ा कम बाहर की तरफ जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि 3 से 4 साल के मदर्स जो होती हैं, चूँकि वो कंबाइंड फैमिली का ज़माना ख़त्म हो गया कि दादी बता सके कि ये नॉर्मल है, तो होता क्या है कि बच्चों के पैर अगर ऐसे होते हैं 2 से 4 साल के बीच में, तो मदर फादर दोनों परेशान होकर आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे बच्चे का पैर थोड़ा टेढ़ा है। इट इज़ नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस, बट हाँ अगर आपको डाउट है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये तो रही उस फेज की बात। अब आपके एडल्टहुड में आ जाते हैं, जो मतलब एडोलेसेंस की बात अगर हम करें, टीन एज के पहले उस समय के एडोलेसेंस की बात करते हैं। उस समय एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों पे, फैमिलीज़ पे एक प्रेशर होता है कि बच्चा खूब पढ़े, खेलना उसका कम होता है। दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में हर जगह खेलने के लिए साथी भी नहीं, क्योंकि हम पड़ोसी को भी नहीं जानते। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पैर में डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती है, या अगर वो खेलते नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी जाके गया है, जिसको मैं बोलता हूँ लॉकडाउन रिकेट्स। जैसे कोविड के रेमिनेंट के फॉर्म में कुछ बीमारी हुई,
लेकिन ये एक अलग एंटिटी है लॉकडाउन रिकेट। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जो एडल्ट थे वो काम पे जा रहे थे, जो बाकी बूढ़े लोग थे और बच्चे लोग, उनको सब लोगों ने बहुत प्रोटेक्ट किया और करीब करीब घर में बंद किया और करीब करीब 1 साल तक उनको न खेलने का मौका मिला, न उनको धूप लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ तो उनकी कंटिन्यू रही, लेकिन चूंकि वो खेल नहीं रहे, वॉक नहीं कर रहे, जंप नहीं कर रहे, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उनमें रिकेट्स डेवलप हुआ। रिकेट्स का मतलब होता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई। डिफिशियंसी इसलिए हो गई क्योंकि विटामिन डी केवल एक ऐसा विटामिन है जो सनलाइट से बनता है, खेलने की वजह से बनता है। तो वो हुआ ये कि उस दौरान बहुत सारे बच्चों को, जो मेरे ही नहीं बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन अपनी ओपीडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनको जो है रिकेट्स की प्रॉब्लम होने लगी, या पैर ऐसे अंदर की तरफ ज़्यादा हो गए या एकदम बाहर की तरफ हो गए, जिसको कि मैंने नाम दिया है लॉकडाउन रिकेट्स। और इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे करीब करीब 150 पेशेंट का रिकॉर्ड मेरे पास है जिनको लॉकडाउन रिकेट्स की कैटेगरी में मैंने रखा है। और उसमें कुछ नहीं करना होता है। मेरा प्रिस्क्रिप्शन आप उसमें देखेंगे तो उसमें लिखता है 2 घंटे घर के बाहर खेलें। ये प्रिस्क्रिप्शन है मेरा फिजिकल एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि आप दवा दे देंगे, दवा देने से जो डिफॉर्मिटी हो चुकी है वो करेक्ट नहीं होगी, वो केवल खेलने से करेक्ट होगी। ये स्केलेटल सिस्टम की एक ऐसी ग्रोथ है कि जैसे जैसे हम खेलते हैं, वॉक करते हैं, नॉर्मल लाइफ में चलते हैं, वैसे वैसे ये डेवलप होता है। हम अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये डेवलपमेंट, जिसको हम नॉर्मल डेवलपमेंट हमारे आपके जैसा है, ऐसा नहीं होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए मेरे पहले प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले होता है कि 2 आवर्स प्लेइंग अंडर सन, धूप में 2 घंटे खेलें। तो ये तो लॉकडाउन की समस्या है, जो बच्चे बिल्कुल नहीं खेलते उन्हें भी आने वाले समय में ये जी हाँ, तो मैं वहाँ से इस चीज़ को ला रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा पढ़ाई के समय प्रेशर, पीर प्रेशर होता है और आजकल जगह नहीं मिलती, तो बच्चे स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पे सनलाइट नहीं है, दिल्ली में से बहुत सारे एरिया हैं, नहीं खेल सकते तो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे उनको पसीना हो। बट सनलाइट एक्सपोजर इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज आपका विटामिन डी नहीं बनेगा और यू कैन टेक एडिशनल विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा सवाल है, आजकल मोर और लेस हर किसी को ये बताया जाता है कि उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो लोगों को क्या बेंचमार्क अपनाना चाहिए कि कब सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत है और कब नेचुरल सनलाइट से उसे कॉम्पेंसेट किया जा सकता है? देखिए, अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका सनलाइट का एक्सपोजर करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटे का है, तो आपको किसी भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली और जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि हम किसी का भी देखते हैं विटामिन डी कम होता है। आप घर में एयर कंडीशन में रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं एयर कंडीशन में होते हैं, आप ऑफिस जाते हैं एयर कंडीशन में होते हैं, फिर शाम हो जाती है और फिर आप वापस आते हैं। जिस समय आप घूमते हैं, अगर शाम को आप घूमने भी गए तो उसमें सनलाइट नहीं है, तो आपको कंटिन्यूअस सनलाइट एब्सेंट है। और एक चीज़ इसमें मैं एडिशनल करना चाहूँगा, जो लोग कंटिन्यूअस एयर कंडीशन में रहते हैं, वो जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं विटामिन डी को कम करता है, या ये कहें कि विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होती है, वो स्किन की जो लेयर होती है उसमें सिंथेसाइज होता है। बट अगर सनलाइट नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पड़ेंगी, तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो ऐसे लोगों को रेगुलर सप्लीमेंट विटामिन डी का लेना चाहिए। अगर उनको डिफिशियंसी है तो मैं एडवाइस करता हूँ वीकली 60 mcg विटामिन डी, 60 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी की पाउचेज आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, लिक्विड्स आते हैं। आप उसको हर हफ्ते 1 लें, उसको हर हफ्ते लेकर के आप 15 से 20 हफ्ते तक लगातार लें। उसके बाद अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। अगर आपकी चूँकि लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो सकती, तो हर महीने 1 सीसी या 1 विटामिन डी का कैप्सूल या शैसे रेगुलर लेते रहें जब तक आपकी लाइफ स्टाइल चेंज ना हो जाए। यानी 15-20 हफ्ते हर हफ्ते और उसके बाद महीने में 1 लेते रहें। ये दिल्ली के वो सारे लोग जो एयर कंडीशन में जॉब करते हैं, जिनको सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, जिनके फिजिकल एक्टिविटी है। आप देखेंगे आजकल फैशन हो गया कि एयर कंडीशन जिम में जाके 3 घंटे रात में 12 बजे
करते हैं। जितने लोग ये करते हैं सबकी बॉडी तो बेहतर होगी, लेकिन उनका विटामिन डी लेवल कम होगा। यानी हड्डियों को कोई खास फायदा नहीं होगा? नहीं, हड्डियों को फायदा होता है, लेकिन विटामिन डी की डिफिशियंसी से और सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मसल बिल्डअप की बात होती है, उसके लिए लोग सप्लीमेंट खाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं, इसके लिए किडनी में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए लिवर में प्रॉब्लम आती है। विटामिन डी इज़ नॉट ओनली फॉर मसल, मल्टीपल चीज़ें हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कम से कम 1 आवर सनलाइट एक्सपोजर इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो 15-16 साल जब आप स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर उस दौरान आपने और उससे पहले भी एक्सरसाइज नहीं की है तो उसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। अब आते हैं 25 साल के एज ग्रुप में, जहां पर लोगों को 25-30 की एज में आके लगता है कि अब वज़न बढ़ रहा है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है, अब हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इंसान जिसने 25 साल की उम्र तक कोई एक्सरसाइज नहीं की है, उसे किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और किससे बचना चाहिए? यूजुअली मैंने देखा है कि 25-26 साल के बाद जब आदमी थोड़ा सेटल हो जाता है, जॉब हो जाती है, और उसको फिर याद आता है कि वो मोटा हो गया है, उसको पता चलता है कि अब वो फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा उसको पता चला, तो वो सबसे पहले तो वो ट्रेडमिल पे दौड़ने लगता है या ट्रैक्स पे दौड़ता है, जो पत्थर के ट्रैक बने होते हैं, या वो कुछ ऐसा फीमेल्स जो होती हैं वो जुम्बा फुम्बा वो सब जाने क्या क्या आजकल कई सारे डांसिंग एक्सरसाइज। और इत्तेफाक की बात ये कि हम जिसमें बैठे हुए हैं ये सब पत्थर का बना हुआ है। अगर कोई भी ऐसा आदमी जिसने कोई एक्सरसाइज नहीं की है और अचानक वो जागा और कल से उसने सोचा 30 साल की उम्र में मैं इस पर एक्सरसाइज शुरू करूँ, तो उसको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि वो घुटनों के दर्द से परेशान हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? इसलिए क्योंकि जो भगवान ने जो हमारी बॉडी को नेचुरल बनाया है, वो बनाया था ज़मीन पे चलने के लिए। ज़मीन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो बॉडी के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो हमारी बोन का इलास्टिसिटी मॉडुलस होता है और जो धरती का, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सोचिए नेचर कितनी स्ट्रांग है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी धरती का है वही बोन का है। इस वजह से जब आप उस पर चलते हैं, उस पर दौड़ते हैं, तो आपको नुकसान नहीं होता है। और जब आप उस पर दौड़ते हैं तो आपको थस्ट नहीं फील होता है, झटका नहीं लगता। आप खुद दौड़ के देखिए, आप इस फर्श पे पत्थर पे दौड़िए और ज़मीन पे दौड़िए, आपको जो एक फीलिंग आती कि धचका सा लगा बॉडी में, घुटने में, वो प्रॉब्लम है। चूँकि आपने नहीं की है तो आपके घुटनों पे ट्रॉमा करेगा, आपको मेनिस्कल इंजरी हो सकती है, आपको कार्टिलेज लॉस हो सकता है। वो अवॉइड करें। हाँ, आप करना चाहते हैं तो आप ज़मीन पे, मैंने देखा पार्कों में भी ट्रैक बना रखे, मिट्टी पे दौड़ें, घास में दौड़ें, स्किपिंग एक्सरसाइज करें। और अगर आपके पास कुछ नहीं बचता तो जब भी आप करें तो एक नॉर्मली आप पंजों पे आप जंप करें। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यूजुअली जंप करते हैं तो हील और पंजे दोनों साथ में जाते हैं, वो अवॉइड करके अगर आप पंजों पे जंप करेंगे तो आपको नी प्रोटेक्ट होगा। लेकिन बेस्ट इज ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड। और दोनों का फ़र्क, अगर 25-30 साल का ऐसा व्यक्ति जो पहले से एथलेटिक रहा है, दौड़ भाग करता रहा है, और जिसने नहीं किया, उन दोनों में एक्सरसाइज के पैटर्न में कुछ फ़र्क होना चाहिए? बिल्कुल। जिसने एक्सरसाइज कंटिन्यूअस की है वो अगर कुछ महीने नॉर्मल फ्लर्स पे भी दौड़ेगा तो उसको नुकसान नहीं, क्योंकि उसने उस तरह को अडॉप्ट कर रखा है, उसका एक इलास्टिसिटी डेवलप हो चुका है धरती के। तो अब अगर पत्थर पे जाएगा तो उसको बहुत लॉस नहीं होगा, बट आइडियली नहीं करना चाहिए उसको भी। और आप पहले दिन गए, जिम ट्रेनर से बोला जी हमें मैक्सिमम करा दो, वजन घटाना है, वजन घटाना है आज ही के दिन, एक ही दिन में 2 किलो कम करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो चूँकि फिजिकल ट्रेनर तो उसके पास बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, तो जो रेगुलर कर रहा है वो तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जो बिगनर है उसको एक साथ नहीं करना चाहिए। उसको वार्म अप का टाइम देना चाहिए बॉडी को। मिनिमम टाइम है 6 वीक्स फॉर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, 3 वीक्स नहीं, 6 वीक्स। 6 वीक्स में आपकी बॉडी अडॉप्ट होती है आपके जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उससे रेजिस्टेंस के लिए। तो 6 वीक्स तक आप ग्रेजुअल चलें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें, ना कि जंप करें। 35 साल के बाद जुम्बा शुरू करने वाली महिलाओं को क्या सलाह देंगे? मेरी सलाह यह है कि जुम्बा के खिलाफ मैं नहीं हूँ, पर वो जुम्बा जो जहाँ होता है वो पत्थर होता है, घास पे करें, ग्राउंड पे करें। या जैसे आपने देखा होगा बैडमिंटन के जो इंडोर गेम्स होते हैं उसमें वुड का होता है। वुड भी नेचर है, धरती भी नेचर है, और हमारी घुटने और बोन्स भी नेचर है। तो तीनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगभग एक जैसा होता है, इसलिए बैडमिंटन या इंडोर गेम्स जो भी होते हैं वो वुड पे होते हैं। तो वुड पे करें या घास पे करें, ग्राउंड पे करें। मुझे लगता है कि जुम्बा करना चाहिए, उनकी चॉइस है, लेकिन अगर इस पे करेंगे तो घुटनों का नुकसान होगा।
30 और 35 की उम्र के बाद वो कौन सी एक्सरसाइज है जो बहुत सेफ है, कोई भी बिना सोचे कर सकता है? सबसे अच्छी एक्सरसाइज सबके लिए फिट ऑल टाइम सक्सेसफुल इज़ रनिंग। आप दौड़ने, खुले इन्वायरमेंट में दौड़ें और ज़मीन पे दौड़ें, इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज बनी नहीं है। आप इसको करेंगे तो एक नॉर्मल एवरेज आदमी जैसा होता है, जिसकी लगभग 90% पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल फिट रहेगा, अच्छा रहेगा। एथलीट्स के लिए अलग कैटेगरी है, वो बिल्कुल अलग है। एज ग्रुप के हिसाब से आपकी रनिंग की स्पीड बदल सकती है, इंडिविजुअल के हिसाब से आपकी रनिंग की स्पीड बदल सकती है। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपनी लिमिट में जाकर के जितना फास्ट रन कर सकते हैं उतना रन करें, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं। अगर आप 45 मिनट की रनिंग करते हैं, आपको ज़िंदगी में कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी टिल 60-70 ईयर्स। तो रनिंग का पेस क्या होना चाहिए? जैसे आपने कहा उम्र के हिसाब से और इंडिविजुअल के हिसाब से वो अलग अलग होता है, उसको कैसे तय करें? और बहुत सारे लोग सोचते हैं ट्रेडमिल पे दौड़ लिए तो दौड़ लिए, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं एक ट्रेडमिल पे, मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ ट्रेडमिल है, वो ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे तो उनको घुटनों में दर्द आएगा। अगर ट्रेडमिल पे दौड़ते भी हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ के साथ दौड़ें, जिससे उनको जो थस्ट आता है वो ना आए। और अगर ट्रेडमिल एंड क्रॉस ट्रेनर में आपको ऑप्शन है तो क्रॉस ट्रेनर इज़ बेटर देन ट्रेडमिल, क्योंकि उसमें थस्ट नहीं लगता। क्रॉस ट्रेनर में यू हैव टू जस्ट रो, ओके, आपको चलाना होता है साइकिल के पैडल की तरह। और इसमें आप जब दौड़ते हैं तो इसमें आप ज़मीन पे थस्ट मारते हैं, इसलिए वो नुकसानदायक कम है। रनिंग के पेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेस में मैं ये कहूँगा कि जैसे कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, हर इंडिविजुअल का एक एवरेज पेस होता है। अगर हम ब्रिस्क वॉक की बात करते हैं, अगर कोई आदमी 1 घंटा ब्रिस्क वॉक कर रहा है तो एक एकदम फिट आदमी को करीब 7 किलोमीटर तक का ब्रिस्क वॉक 1 घंटे में हो जाएगा। यानी कि करीब 6 से 7 मिनट में 1 किलोमीटर अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली फिट। आप अगर 10 मिनट में कर रहे हैं तो यू आर एवरेज फिट। तो अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक, मैं रनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिस्क वॉक, क्योंकि रनिंग हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। कोई भी आदमी 45 मिनट दौड़ नहीं सकता, तो अल्टीमेटली ही हैज़ टू जॉग और ही हैज़ टू रन एंड जॉग इंटरमिटेंट टाइप में चलता है। तो ये फिक्स स्पीड नहीं बताई जा सकती है।